स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। एक विवाह संतोष सिंह धीर। मेरे एक दोस्त के भाई का विवाह था। यह बात सन 50-60 के आसपास की है। यह कोई बहुत ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, पर हमारी रीति रिवाजों पर तब कुछ ज्यादा ही सामंतवादी प्रभाव थे। वैसे अभी भी ये प्रभाव बहुत गहरे हैं। इसके अलावा दूसरी बात व्यक्तिगत भी होती है। मध्यकाल में भी कोई ऐसे विचारों को निकलने पर आ जाता है और कोई आज के युग में भी विचारों की जजीरों में ही जकड़ा रह सकता है। इनको निषेधने वाला सूरमा है। दूसरा, चलो कायर तो नहीं, जनसाधारण अवश्य दें। पहला नए रास्तों को तलाश करने वाला है, दूसरा है बने बनाए रास्तों पर चलने वाला। पहले वाले को समाज से प्रोत्साहन नहीं मिलता, दूसरे को कुछ साधारण सी वाह दी जाती है। जिस पर भी जो कुछ पहला है, दूसरा उस जैसा कुछ कभी भी नहीं हो सकता। इनमें मेरे दोस्त का पिता पहला आदमी था, इसलिए वह सूरमा था। उसने इस विवाह में सामंतवादी घिसी पिटी रस्म में एक और सरका दी और उसने असीम बहादुरी का सबूत दिया। विवाह लुधियाने में था। जाना दोराहा मंडी से था। फासला कुल 16 मील। केवल इतनी दूरी के लिए न बस का कोई अधिक खर्च था, न किसी टैक्सी या कार का। पर प्रश्न खर्च का नहीं था, नया रास्ता निकालकर उस पर चलने का था। रेलगाड़ी रोज दोराहे से लुधियाना जाती थी। वैसे भी वे रोज लुधियाना जाते ही रहते थे। आज भी वह रेलगाड़ी से लुधियाना जा सकते थे। आखिर यह कौन सी बात है? लोगों ने यूं ही छोटी सी बात का बतंगड़ बना लिया था। बड़ी बात को छोटी करो, फिर यह है भी छोटी बात। एकदम किसी की व्यक्तिगत बात, इसमें किसी को दखल देने की क्या जरूरत? ठीक है, बारातें रेलगाड़ियों में भी जाती हैं, 100-100, 200-200 डिब्बे के डिब्बे बुक करवाकर। पर नहीं, यहां ये सब नहीं हुआ। हालांकि केवल 16 मील का रास्ता था। यह सब भी हो सकता था, पर नहीं, करना ही नहीं था। आम तौर से टिकट लेकर लुधियाना जाना था, जैसे रोज जाया जाता है। आखिर बात ही क्या है यह? केवल 16 मील तक ज्यादा आदमी ला जाना भी मुश्किल नहीं था। पर नहीं ले जाने थे। क्यों लेकर जाते? पहले बारातें जाती थीं तो उनके साथ बहुत सारे आदमी जाने का कोई मतलब हुआ करता था। पुरानी राहें हुआ करती थीं, वनों से ढंके घिरे रास्ते। बारातें पैदल या रथ गाड़ियों से जाती थीं। रास्ते में चोर डाकू बारातें लूट लेते थे। साथ में लोग होते थे तो उनका मुकाबला करते थे। अब वे बातें नहीं रहीं। अब चोर डाकुओं को लूटने के लिए वनों आदि की जरूरत नहीं रही। अब तो भरे बाजारों में भी लोग लूट लिए जाते हैं। इसलिए बारात बिल्कुल नहीं थी। 10 आदमी भी नहीं थे। केवल मैं और मेरा दोस्त ही बारात में गए थे। तीसरा, दूल्हा तो था ही था। मेरे दोस्त का पिता घर में ही बैठा रहा। क्या करूंगा मैं जाकर? तुम दोनों जाओ और लड़के को ब्याह लाओ। हमने टिकट खरीदे और गाड़ी में जा बैठे। दूल्हे के गुलाबी पगड़ी बांध दी थी। गोटे के तार भी कुछ सिर पर सज रहे थे। सामंतवाद का सभी कुछ तो उखाड़ फेंकने वाला नहीं है। अच्छी बातें तो अवश्य ही अपनाई जाने वाली होती हैं। मेरे दोस्त के पिता ने यह साफ कह दिया था कि विवाह में कोई किसी तरह का लेन देन नहीं होगा, न टूम छल्ला होगा और न दान दहेज। बस हम जाएंगे और लड़की को ले जाएंगे। बारात नहीं होगी। बस 2-1 आदमी हम बारात में आएंगे। विवाह बिल्कुल सादे ढंग से और बिना आडंबर के होगा। पर लड़की वाले समझे कि ऐसा तो कहाँ ही जाता है, करना सब कुछ पड़ता है। इसलिए उनकी ओर से सारे कामों की पूरी तैयारी की गई थी। गाड़ी अपने समय के अनुसार लुधियाना पहुंच गई। बारात के स्वागत के लिए 25-30 लोग स्टेशन पर इकट्ठा थे, पर बारात कहाँ थी? पर जब उन्होंने हम तीनों को देखा तो ऐसे उनका उत्साह काफूर हो गया। हैं केवल 3 जने, उसमें भी एक तो दूल्हा ही है, 10 बाराती भी नहीं है। हम तो 50-60 की प्रतीक्षा कर रहे थे। 10-15 तांगे उन्होंने बुक किए हुए थे। 15-20 आदमियों वाला बैंड बाजा भी आया था। इन सब का अब वह क्या करें? एक तांगा रखा गया, शेष सभी को जवाब देना पड़ा। तांगे वाले खुद ही यह सब देखकर मुस्कराए थे। बैंड बाजा रखा गया। वैसे यह अजीब सी बात थी, बैंड के पीछे केवल एक तांगा चला जा रहा हो। बैंड के पीछे जितनी लंबी बारात हो उतना ही अच्छा लगता है।
बैंड भी साधारण नहीं था, बढ़िया वर्दी वाला था। क्या किया जा सकता था? हमें भी वह महसूस हुआ। जब हम केवल 3 ही थे तो हमारा इस प्रकार जुलूस नहीं निकलना चाहिए था। हमें तो केवल साधारण तरीके से ही लेकर जाना चाहिए था। पर कौन मानने वाला था? बारात की तरफ से कम संख्या में जाना तो हमारे बस की बात थी, पर बाजा बजे या न बजे यह हमारे बस के बाहर की बात थी। हमने यह भी कहा कि हम बाजे वालों की उनकी रकम दे देते हैं, पूरी रकम दे देते हैं, और ये पैसे लड़के वाले ही देते भी हैं, पर वे बाजा न बजवाएं। उनको पैसे ही चाहिए ना, पैसे लें और चले जाएं। पर वह नहीं माने। एक बात पर हम अपनी मर्जी से आए हैं, तो एक बात अब उनकी हमें भी माननी पड़ेगी। फिर विवाह वाले घर के पास लोग बाग बारात आते हुए भी देखना चाहते हैं। बाजे के बिना बारात कैसी? हमें यह बात माननी पड़ी। हम एक तांगे में तीनों जने बैठ गए। हमारे आगे दूल्हा बैठा था, पीछे में और मेरा दोस्त। जेल रोड की तरफ जाना था। यह अच्छा हुआ कि चौड़े बाजार की ओर से होकर नहीं जाना था, पर जेल रोड की ओर जाना भी कोई भली बात नहीं था। लोग हमें देखते और मुस्कुरा देते। केवल एक तांगा, आगे बैंड बाजा, पीछे भी स्वागत करने वाले काफी लोग हैं। पर बारात बारात बड़ी हो तो हर बाराती चाहता है कि देखने वाले उसे देखें। हम थे कि चाहते थे कि हमें कोई भी न देखे, पर लोग थे कि जान जान कर हमें देखना चाहते थे कि यह बाराती कौन है जो केवल 3 ही जने हैं। इसके आगे इतना बड़ा बाजा क्यों बज रहा है? क्या वह इस योग्य हैं कि इतना बड़ा बाजा इनके आगे बजे? घर के पास पहुंच गए। यहां एक चौराहा था। दाहिनी ओर एक मकान के ऊपर विवाह का घर था और बाईं ओर एक स्कूल में हमारे लिए जनवासा था। आज शनिवार था। हम शाम को आए थे। कल इतवार शाम को विदा हो जाना था। बारात बड़ी होगी इस आशा में स्कूल का प्रबंध किया गया था, वरना हम 3 को उतारने में कोई समस्या नहीं थी। किसी की भी बैठक में ठहराए जा सकते थे। अब हम चाहते थे कि हमें फौरन हमारे फेरे पर पहुंचा दिया जाए और जुलूस न निकाला जाए। बहुत लज्जित हुए थे। यह रास्ता बहुत बड़ा नहीं था, पर बाजे के पीछे धीरे धीरे ही तांगा बढ़ रहा था। पर नहीं, अभी कसर बाकी थी। विवाह के घर के सामने हम चौक में आ गए थे। वहां बहुत से लोग हमें देखने के लिए इकट्ठा थे, क्योंकि हम बाराती थे और हमारे साथ दूल्हा भी था। इसीलिए हम अच्छी तरह से देखे जाने योग्य थे। यहां तांगा रुका और बाजा बजने लगा। लोगों की भीड़ हमें उचक उचक कर देख रही थी। इधर उधर छज्जों में से भी औरतें और मर्द ताक रहे थे। अब कोई चारा नहीं था। हम थोड़े ही सही, मगर ताके जाने के काबिल तो थे ही, क्योंकि हम बाराती थे। आखिर हमें जनवासे पर उतार दिया गया। 60-70 खाटें यहां आंगन में खड़ी थीं। टब था, साबुन थे, दातून का बंटल और अन्य जरूरी सामान थे। हमने केवल 3 खाटें आंगन में डाल ली थीं, शेष वैसी ही खड़ी रहीं। रात को रोटी खाने गए। फिर आगे आगे बाजा था। हमारे लिए ये बाजा बहुत मुसीबत बना हुआ था। बाजे के पीछे चलते हुए हम अच्छे नहीं लग रहे थे। अगर हम अधिक संख्या में होते तो ठीक था। बाजे वाले बहुत और बारात केवल 3 जने। जमाने से निराली बात थी। लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वे मुस्कुराते थे। अगले दिन फेरे पड़ने थे। उस दिन फिर हमें बाजे के पीछे जाना था। बाजा ही मुसीबत थी। बिना बाजे के जाना हमें खराब नहीं लगता। आम लोगों की तरह ही हम आते जाते रहते, चाहे देखते या नहीं। पर बाजा हमें आम लोगों से अलग कर देता और हम आम लोगों का ध्यान खींचने लग जाते। हमें बहुत शर्म लगती। हमें तो तकलीफ केवल बाजे के कारण हो रही थी, जुलूस जैसा निकलने के कारण, और इस तकलीफ के कारण हम में सच्चाई भी बहुत थी। कम लोग आए हैं तो बाजे की क्या जरूरत है, जबकि पहले से ही सब कुछ बता दिया गया था। पर दूसरी तरह की तकलीफ थी। वहां वह तकलीफ थी कि हम कम संख्या में क्यों आए हैं, और यह तकलीफ बहुत दूर तक पहुंची हुई थी। लड़की का बाप यह सुनकर कि बारात आई ही नहीं है, केवल 3 लोग हैं और उनमें भी एक दूल्हा है, सिर धुनकर बैठ गया और फिर लेट गया और ऊपर से चादर ओढ़ ली। केकई भी खटपाटी लेकर क्यों न लेटी होगी, जैसे वह लेटा हुआ था। मुंह भी ढका हुआ था और पैर भी ढके हुए थे। सामने दरवाजे के बाहर आंगन में फेरे के लय प्रबंध था। लगता था जैसे उसमें सांस खत्म हो गई है।
एक अंतर अवश्य था, ऊपर सफेद चादर के स्थान पर खाकी चादर पड़ी थी, अन्यथा वह एक लाश की तरह पड़ा था। जब हम आए तब भी वह उसी तरह पड़ा था, फेरे पड़ते समय भी वह उसी तरह पड़ा रहा। शायद वह बताना चाहता था कि देखो, बारात में कम लोगों के आने का उसे कितना दुहक है। वह मरे के बराबर है, इज्जत ही नहीं रही जब उसकी आसपास में। यह बात हालांकि उसके हम में भी थी। वह कोई बहुत खाता पीता या धन कुबेर नहीं था। एक छोटे से स्कूल में एक छोटा सा अध्यापक था, पर यह संस्कार थे जो उसे यमदूतों की तरह दबाए पड़े थे। कितने शक्तिशाली थे ये यमदूतों से संस्कार। इस बात से मेरे दोस्त का पिता बहुत बहादुर था। उसके पास उस किस्म का कोई पाप नहीं आया था। उसकी गर्दन अब तो और भी ऊंची और तनी हुई थी। कुछ दिनों के बाद जब दोनों कुनबे इकट्ठे हुए तो दोनों में कुछ इस प्रकार का वार्तालाप हुआ। लड़की वाला बोला, सरदार जी, आप क्यों नहीं आए? ना ही आपने बारात भेजी, मेरी बहुत बदनामी हुई। मुझे आकर क्या करना था? फिर बारात काहे के लिए भेजता? जैसी बात हुई थी उसके अनुसार हमें काम करना था और उसी के अनुसार किया गया। बदनामी काहे की हो गई? यह बताओ कि तुमने खटपाटी क्यों ओढ़ ली थी? आखिर खटपाटी पड़ जाने की इसमें कौन सी बात थी? आखिर पास पड़ोस का भी तो ध्यान रखना ही पड़ता है। पास पड़ोस क्या है? आप मेरे और मैं आपका पड़ोसी, हम स्वयं ही एक दूसरे से डरते चले जा रहे हैं। मेरे दोस्त का पिता वैसे तो आम आदमी जैसा ही था, पर बात बहुत ऊंची कही थी। उसकी इस दलील के आगे समधी निरुत्तर हो गया था। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।